Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, here is a Professor Aslan Ali from Department of Biology, Punjab Group of Colleges, साहिवाल कैंपस। आज हम जो है चैप्टर 21 का सेल साइकिल लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम माइटोसिस और माइटोटिक अपरेटस स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। इसको जो है सबसे पहले हम इसके रेलिवेंट जो है सेल चैप्टर 21 हमारा सेल साइकिल के, हमने चैप्टर 1 में सेल साइकिल का पढ़ा, इंटरफेस पढ़ा। अब हमने एम फेज को डिस्कस करना है। एम फेज क्या होगा? एम फेज जी, माइटोसिस क्या है कि द सेल डिवीजन में दो टाइप्स की डिवीजन होती है, टू टाइप्स की डिवीजन होती है। एक को हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरे को हम मियोसिस कहते हैं। हमने इंटरफेस पढ़ा था। इंटरफेस के बाद जो स्टेप होता है एम फेज होता है, वो बाजुकात वो माइटोसिस होता है और बाजुकात मियोसिस होगा। अगर एम फेज माइटोसिस है तो इसका मतलब ये नॉर्मल सोमैटिक सेल्स हैं, और मियोसिस है तो इसका मतलब ये है कि वो सेक्स सेल्स हैं। माइटोसिस आपकी जो होती है नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर होती है, जिसमें आपके जो कट लग जाए तो उस जगह पे माइटोसिस होगी तो हीलिंग हो जाएगी कट। मियोसिस जो है आपके सेक्स सेल्स में होती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस जो है हमारे जो है एग सेल्स और स्पर्म सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो माइटोसिस बॉडी सेल में और मियोसिस सेक्स सेल में। टॉपिक हमने डिस्कस करना है अपना माइटोसिस को। माइटोसिस में क्या होता है कि ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जिस तरीके का एक पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, उतने ही न्यू बनने वाले डॉटर सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस मेरी बात का मीनिंग है कि अगर एक पेरेंट सेल, जिसको एक हम सेल को हमने नेम दिया कि उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो न्यू सेल बनेगा जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, उसके अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने के पेरेंट सेल में हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसमें जो है माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम नहीं रहते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मियोसिस को क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। कि सेल डिवीजन ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। मैंने एग्जांपल दिया आपको 46 क्रोमोसोम से, कि पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अब माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो है दोनों सेल्स में हो सकती है। इसके बाद माइटोसिस को डिवाइड किया गया है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस क्या है कि इसमें जो है न्यूक्लियस के रेलिवेंट जो है पोर्शन में डिवीजन होती है, और साइटोकाइनेसिस वाले में जो है साइटोप्लाज्म वाले एरिया में डिवीजन होती है। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होती है और साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाता है दो सेल्स का। कैरियोकाइनेसिस में कैरियो, क्योंकि जो है लफ्ज़ कैरियोन से निकला है, इसका मतलब न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस वाले एरिया में डिवीजन होगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक ऑर्गेनेली पड़ी होती है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। उस सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो सेंट्रियूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियूल जो है वो ऑर्गेनेली के अंदर पाए जाते हैं जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, उस ऑर्गेनेली का नाम है। ये जो ऑर्गेनेली है आपकी सेंट्रोसोम, ये हेल्प आउट करती है माइटोटिक अपरेटस को बनाने में। किस तरीके से माइटोटिक अपरेटस बनता है? अब माइटोटिक अपरेटस है क्या चीज़ के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, इन एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटो माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर, इन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के और सेंट्रियूल्स के मिलने से एक सिस्टम बनता है, एक अपरेटस स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। माइटोटिक अपरेटस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 सेट्स मौजूद होते हैं जो कि सेंट्रियूल्स में से निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो सेंट्रियूल से निकलते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, ये एक तो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरी आरएनए, इन दोनों से बनी हुई है।
माइक्रोट्यूब्यूल। ये 3 तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। एक को हमने नाम दिया एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल का, सेकंड को हमने नाम दिया काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल का, थर्ड को हमने नाम दिया पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और ये तीनों माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की और आरएनए की बनी हुई हैं। और ये निकल कहाँ से रही हैं? ये सेंट्रियोल स्ट्रक्चर से तीनों माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं, वहां से ये निकल रही हैं। ये माइटोटिक अपरेटस की कंप्लीट डायग्राम है, बनाई गई है। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता जाऊं कि ये देखें, इसमें 2 सेंट्रियोल नजर आ रहे हैं। बाहर जो एक सर्कल सी आपको शो हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को देखें, सेंट्रोसोम का नाम दिया गया। सेंट्रोसोम क्या है? एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 पेयर ऑफ द सेंट्रियोल्स जो है वो पाया जाता है। जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डिवाइड करता है और ये 1 से 2 में तकसीम हो जाते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, हमने बात की कि ये इस स्ट्रक्चर को हमने सेंट्रोसोम का नाम दिया। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और 2 सेंट्रियोल स्ट्रक्चर में से जो है आपके 3 किस्म के जो है वो 3 टाइप्स की माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं। मैं आपको तीनों काउंट करवाता हूँ। इस देखें, एक तो इसमें से देखें कि एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं इसमें से। सेकंड जो है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। ये देखें कि ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल निकलती हैं, दूसरी काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही हैं, और तीसरी जो है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं इनको। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सेट्स हैं इस स्ट्रक्चर को, जो कि माइटोटिक अपरेटस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और 3 माइक्रोट्यूब्यूल के सेट निकल कहाँ से रहे हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? यस, ये सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। और सेंट्रियोल के इर्द गिर्द जो है वो सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में से ये निकल रहे हैं। देन इस 3 माइक्रोट्यूब्यूल में काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को तो इसलिए काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं कि क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होते हैं उसके बाहर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स को इसलिए काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं क्योंकि वो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर के ऊपर जाके अटैच होती हैं, इसलिए उनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसके बाद हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो अवे होती हैं, टू अवे फ्रॉम द सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स के अवे होती हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए ए एस्ट्रल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ए से एस्ट्रल्स माइंड में रखें और ए से अवे माइंड में रखें इस बारे में। और माइटोटिक अपरेटस स्ट्रक्चर के अंदर जो है मैंने आपको बताई कि ये मुकम्मल डायग्राम है। इनको मुकम्मल को हम स्पिंडल्स फाइबर्स कहते हैं। और ये इसमें 3 टाइप्स के आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। काइनेटोकोर को इसलिए कहते हैं कि वो काइनेटोकोर वाली पोजीशन पर क्रोमोसोम्स के अटैच हो रहे हैं। और ये तमाम स्ट्रक्चर को जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल शामिल होते हैं, इसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। माइटोटिक अपरेटस का बेनिफिट क्या है कि माइटोटिक अपरेटस एक तो क्रोमोसोम्स को अरेंज करता है और दूसरा ये क्रोमोसोम्स को दूसरे क्रोमोसोम से सेपरेट करता है। जिसमें देखें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल आपका क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इधर भी देखें क्रोमोसोम्स को वो सेपरेट कर रहा है, एक क्रोमोसोम्स को दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ मिक्सअप नहीं होने दे रहा, उनको सेपरेट कर रहा है, उनको अरेंजिंग में हेल्प आउट दे रही है स्ट्रक्चर। ऊपर नीचे एक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसे कहते हैं एक इक्वाटोरियल प्लेट, और एक ही प्लेन के अंदर वो अरेंज हैं। और इसमें देखें आपके पोलर माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं है, वो कहाँ पर हैं? वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट अटैच हैं, ये एक तरफ से और ये दूसरे डिफरेंट पोल से जो है आपका स्पिंडल्स आ रहे हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रही हैं और दोनों आपस में अटैच हैं। और ये देखें दोनों क्रोमोसोम्स को जो है आपस में सेपरेट कर रही हैं स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम्स के साथ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल आपकी अटैच नहीं है, बल्कि ये इंटरडिजिटेट हैं आपस में, दो अपोजिट पोल से, ये इस पोल से आ रही है, इस पोल से ये, इस पोल से ये, तो आपस में ये मिली हुई हैं स्ट्रक्चर, इंटरडिजिटेट होती हैं, तो ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होती। और ये सारी तीनों माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस स्ट्रक्चर। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बेटा बता दिया है। आगे हम जो है कैरियोकाइनेसिस में जो फेजेस हमारे पास होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड इसके बाद टेलोफेज, ये कुछ फेजेस हैं। टेलोफेज में जो है हमारा प्रोसीजर एंड अप हो जाएगा। एनाफेज में जो है वे आना शुरू हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि क्रोमोसोम जो है टुवर्ड्स सेपरेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ जाएंगे। मेटाफोज में वो मिडल में अरेंज होंगे, क्रॉस के वो मिडल में अरेंज होंगे। और प्रो फेज को हम कहते हैं कि ये फेज डिवीजन से पहले वाला फेज होता है, जिसमें सारा जो है माइटोटिक अपरेटस और ये स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होती हैं। प्रोफेज जी, इस स्ट्रक्चर में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में नहीं होते। क्रोमोसोम जो है वो एक कंडेंस फॉर्म है, एक कंडेंस फॉर्म है। जबकि आपके नॉर्मल कंडीशन में जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, उस टाइम क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स में बाद में वो विजिबल होते हैं। जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, वो कंडेंस होता है, वो सुकड़ता है वो मटेरियल। और इसके अलावा फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है उससे 2 सिस्टर क्रोमाटिड बनते हैं, 2 सिस्टर क्रोमाटिड बनते हैं। और क्रोमाटिड जो होते हैं जिस पोजीशन पर अटैच होते हैं उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के बाहर जो होता है काइनेटोकोर जो है अटैच होती है जगह जिस पर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया कि उस टाइम जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, उस टाइम क्रोमोसोम अपनी क्रोमैटिन की फॉर्म में होते हैं। क्रोमैटिन एक लिक्विड सी फॉर्म होती है, उस फॉर्म में होते हैं। बाद में जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में आता है तो क्रोमोसोम उस टाइम हमें विजिबल होता है, उस टाइम सिस्टर क्रोमाटिड बनते हैं और वो सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। और उस टाइम क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेल्प जो होता है खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर का एनवेल्प खत्म हो जाता है। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में आता है सारा का सारा न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। न्यूक्लियोलाई जितनी भी अंदर स्ट्रक्चर हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी और माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस हमने डिटेल से पीछे देखा स्लाइड में कि माइटोटिक अपरेटस माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियूल से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपीयर हो जाता है। सारी की सारी स्ट्रक्चर, सारा का सारा क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। देन ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्रोमोसोम काफ़ी कंडेंस हो गए हैं, सिस्टर क्रोमाटिड बन गए हैं, लेकिन अभी तक इसमें न्यूक्लियर इन्वेल्प है। नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसअपीयर हो जाएगा और सारी की सारी स्ट्रक्चर ये जो है प्रोफेज जो है लेट प्रोफेज से थोड़ी सी पहले वाली स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम काफ़ी कंडेंस हो गए हैं और जो है सिस्टर क्रोमाटिड बन गए हैं और सेंट्रोमियर पर सिस्टर क्रोमाटिड अटैच हो गए हैं। तो इसके बाद जो है ये न्यूक्लियर इन्वेल्प भी डिसअपीयर हो जाएगा और सारा का सारा मटेरियल, ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प वाली स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये डिसअपीयर हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी और सारा का सारा न्यूक्लियर कंटेंट जो है इनसाइड साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और साइटोप्लाज्म आपका बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। ये प्रोफेज की स्टेज है। मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम ये तो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर होती है और सेंट्रोमियर आर स्पेशलाइज्ड एरिया नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर हमें पता है वो एरिया हमने माइटोटिक अपरेटस में भी पढ़ा है कि उस एरिया में आके माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर काइनेटोकोर एरिया में और उनको अलाइन करेंगे एक इक्वेटर में। इक्वेटर में हमने देखा है माइटोटिक अपरेटस में कि क्रोमोसोम्स को अलाइन किया गया था। उसमें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो थे वो सेपरेट कर रहे थे क्रोमोसोम्स को, ना कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अटैच नहीं थे अपना क्रोमोसोम्स के साथ। माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच थे क्रोमोसोम्स के साथ, जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच नहीं थे क्रोमोसोम्स से, वो सेपरेट कर रहे थे क्रोमोसोम्स को। और ये एक इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। हम देखते हैं कि देखें इसमें देखें क्रोमोसोम तमाम के तमाम क्रोमोसोम मिडल में रेंज है, एक इक्वेटर की फॉर्म में, एक ही प्लेन के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट, जिस तरह एक प्लेट हम कहें कि उसके अंदर अरेंज हैं, एक ही प्लेन के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम मिडल में रेंज हैं। और इस स्ट्रक्चर को हमने कहा कि माइटोटिक अपरेटस कहते हैं क्योंकि इसमें 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। वो हमने डिटेल से पीछे देखा, माइक्रोटिक अपरेटस में क्रोमोसोम मिडल में रेंज हो जाते हैं और इक्वेटर की फॉर्म में रेंज होते हैं। देन एनाफेज स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है
ये क्रिटिकल फेज है। इसमें क्रोमोसोम जो है काइनेटिक फाइबर्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो अपनी तरफ क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्गर होंगे और सेपरेट फ्रॉम सेंट्रोमियर से सेपरेट होंगे। क्रोमेटिड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच पोल, क्रोमेटिड क्या करेंगे कि अपने पोल्स की तरफ ट्रैवल करेंगे अपने अपने। देखें इस स्टेज में, देखिए इसमें से क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो रहे हैं और ये अपने पोल की तरफ मूव कर रहे हैं और ये वाले अपने पोल की तरफ मूव आउट कर रहे हैं। ये डॉटर क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड या डॉटर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए और ये अपने जो है पोल्स की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, इसको खींचा जा रहा है अपने अपने पोल्स की तरफ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा टीलोफेज स्टार्ट होगा। टीलोफेज पोजीशन में क्या होगा कि टर्मिनेट होगी एनाफेज। जैसे ही एनाफेज टर्मिनेट होगी क्रोमोसोम्स में डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंडेंस उसका सुकड़ना, डीकंडेंसेशन उसका नहीं सुकड़ना। देन दोबारा वो माइटोटिक ऑपरेटर स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनाइज उसका बनना, डिसऑर्गेनाइज वो खत्म हो जाएगी। दोबारा फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई रीअपीयर हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दोबारा बन जाएगी और दोबारा एक सेल से दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। इस स्ट्रक्चर में ये देखें, ये इस स्ट्रक्चर एनाफेज में से बाद वाला स्ट्रक्चर जो है वो टीलोफेज है। इसमें देखें ये टेल बन गई है। अब इस एरिया में से साइटोकाइनेसिस होगी, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होगी और दोनों का साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा, दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। इसमें देखें कि ये बाय न्यूक्लियर इन्वेल्प आ गया है, न्यूक्लियर इन्वेल्प स्ट्रक्चर आ गई है, दो न्यूक्लियाई बन गए हैं, दो न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियाई एक दूसरा न्यूक्लियाई। ये टीलोफेज में दो न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बन गई हैं। माइटोटिक अपरेटस जो है आपकी वो खत्म हो गई है, डिसऑर्गेनाइज हो गई है और खत्म हो गई है वो माइटोटिक अपरेटस। उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स खत्म हो गए हैं आपके जो 3 सेट्स थे। अब न्यूक्लियस जो है दोबारा डेवलप हो गए हैं, दोनों में दो न्यूक्लियाई आ गए हैं। न्यूक्लियस की जमा जो है वो न्यूक्लियाई है और बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, न्यूक्लियर इन्वेल्प जिसे हम कहते हैं वो डेवलप हो गई है स्ट्रक्चर। अब इसका साइटोप्लाज्म जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे, तो ये सेपरेट हो जाएंगे सेल और एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बाद जो है साइटोकाइनेसिस होगी और दो सेल बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस में एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल हमने डिटेल से देखा, वो सिग्नल सेंड करेंगे इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल, सेल के इक्वेटोरियल रीजन को सिग्नल सेंड करेंगे और उस रिजल्ट एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट होंगे और उस जगह में एक रिंग बनेंगे, एक क्लीवेज फोरम बनाएंगे। इस क्लीवेज फोरम में आपको नेक्स्ट ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह उसको सेल मेम्ब्रेन को या सेल को अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल की दिखाई गई है, ये प्लांट सेल की दिखाई गई है। प्लांट सेल में बाहर क्योंकि सेल वॉल स्टैब्लिश होती है, प्लांट सेल्स के अंदर जो है आपका सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं पाई जाती और उसमें जो है एनिमल सेल्स में क्योंकि सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इसी तरह की मिलती जुलती स्ट्रक्चर से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। जबकि आपके जो है ये वाली स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल में है, इसमें क्लीवेज फोरो बनेगी, अंदर की जानिब माइक्रोफिलामेंट्स और जो है आपकी स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल, ये इस जगह में क्लीवेज फोरो बनाएंगे। हमने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर 4 में ये बात पढ़ी हुई है कि एंड पर सेंट्रियोल का काम क्या है कि उन्होंने क्लीवेज फरो बनानी होती है। ये क्लीवेज फरो होती है जिसको वो बनाते हैं और आपका साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी साइटोप्लाज्म की जी। एक्टिनोमाइसिन एक्टिवेट होंगे और उनको क्लीवेज फॉरो स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि सेंट्रियोल में ये सारी चीज़ें एक्टिन मायोसिन और ये चीज़ें प्रोटीन्स पाई जाती हैं और ये प्रोटीन जो है हेल्प आउट करेंगी क्लीवेज फॉरो को बनाने में। इसके बाद क्या होगा कि आपका सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि सेंट्रियोल्स की कमी होती है, सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, तो ये एंटालोगस नहीं ये एनालोगस स्ट्रक्चर है। टी इसमें फिनिश आउट है और एनालोगस प्लांट सेल में इसी तरह की एनालोगस स्ट्रक्चर मिलती जुलती स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेंट्रियोल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। शेप ऑफ द प्लांट डू नॉट चेंज बिकॉज सेल वॉल की वजह से उसकी शेप चेंज नहीं होती। गोल्जी वेसिकल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आल्सो मटेरियल फ्रॉम द फ्यूचर सेल वॉल। बाद में वो ये मैंने आपको बताया ये प्लांट सेल है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर होती है। ये जो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल जैसी स्ट्रक्चर है शॉर्ट की गई है, लेकिन ये सेंट्रियोल नहीं है जो कि कंप्लीट माइटोटिक ऑपरेटर स्ट्रक्चर प्लांट सेल में नहीं बनेगी क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होते।
तो ये इसमें सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में बनेगी आउटर मोस्ट बाउंड्री, जबकि एनिमल सेल में बाय सेल मेम्ब्रेन बनेगी और डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म हो के साइटोकाइनेसिस के बाद वो सेल सेपरेट आउट हो जाएंगी। माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं माइटोसिस का। एक तो बात है कि एक इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि पेरेंट सेल में होते हैं। पेरेंट सेल में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो तो जो न्यू सेल बनता है उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो इसके अंदर सेम कॉपी, जैसे हम कह रहे हैं फोटो कॉपी कर देना किसी डॉक्यूमेंट की, अगर हम फोटो कॉपी कराएं एज इट इज फोटो कॉपी हो जाएगी, तो इसमें सेम सेल की फोटो कॉपी होगी, दूसरा सेल बहु पेरेंट सेल जैसा होगा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सारी चीजें सिमिलर होंगी पेरेंट सेल जैसी। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का चेंज होना या क्रोमोसोम्स का दो मिलना, पेरेंट्स और मदर के क्रोमोसोम सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होती, पेरेंट्स एंड क्रोमोसोम सेपरेट आउट नहीं होते इस स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और जीन्स का तबादला नहीं होता, यानी मदर और फादर की जानिब से जो क्रोमोसोम आते हैं वो उनमें जीन चेंज आउट नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अनचेंज रहती है, जो मैं बात बताने चला था। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज आउट रहती है। कंटिन्यूटी सिमिलर इन्फॉर्मेशन हेल्प्स ग्रोथ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है, ये हेल्प आउट करती है रीजनरेशन में। माइटोसिस स्टारफिश में या जिसमें इसका बॉडी का पार्ट कट आउट हो जाए या कोई हीलिंग करने के लिए माइटोसिस होती है, अगर किसी बॉडी में कट लग जाए उस एरिया में माइटोसिस होगी और ओल्डर सेल को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू सेल के साथ और हीलिंग हो जाएगी। कोई भी जख्म भरने के लिए माइटोसिस होगी, रीजनरेशन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन ये माइटोसिस जो है आपकी हेल्प आउट करती है टिश्यू कल्चर क्लोनिंग। हमने क्लोनिंग जो है चैप्टर 2 में इसके डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर में भी वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कॉपीज तैयार करते हैं जो कि अपने पेरेंट के साथ सिमिलर होती है, और ये प्रोसीजर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है। एक सेल से ही ऑर्गेनिज्म जो डेवलप किया जाता है वो सिमिलर टू अपने पेरेंट जैसा अपने पेरेंट सेल जैसा होता है। देन इसमें कहते हैं हम कि ये सारा का सारा प्रोसीजर कंट्रोल और ऑर्गेनाइज होता है, कंट्रोल्ड होता है सेल साइकिल, क्योंकि तमाम सेल साइकिल जो है वो कंट्रोल्ड है। हर एक पॉइंट पर उसको चेकआउट किया जाता है, G1 G2 फेज और मेटा फेज के दौरान सेल को चेकआउट किया जाता है कि अगर तो न्यूट्रिशन अवेलेबल है, अगर तो फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तब ही सेल को डिवाइड किया जाएगा, अदरवाइज सेल को डिवाइड नहीं किया जाएगा। अगर ये कंडीशन जो है कंट्रोल्ड ना रहे, ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल साइकिल ना रहे, इंटरफेज ना हो, मेटाफेज के दौरान चेकआउट ना किया जाए, G1 G2 फेज ना हो, G0 फेज ना हो, S फेज ना हो, ये सारा के चेक फेज ना हो, तो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करता है जो कि कैंसर में कंडीशन में होता है। कैंसर कंडीशन में सेल में कंट्रोल डिवीजन नहीं होती, उसमें आपका जो होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, और आपका जो है कैंसर कंडीशन में कोई भी जो है चेक पॉइंट को जो है फॉलो नहीं किया जाता, सेल बल्कि वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, सेल अपनी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज तैयार कर देता है। हम कहते हैं कि सेल जो है सेल साइकिल से बाहर चला गया है, सेल साइकिल से आउट हो गया है और अपनी अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहा है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, कोई चेक पॉइंट्स ना हो, तो वो कैंसरस कंडीशन में ऐसा होता है। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग द वीडियोस। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियोस। अपनी राय का इजहार जो है कमेंट में ज़रूर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स को में जो है कोई अगर बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मैं वेलकम करूँगा और अच्छे तरीके से उसका आंसर देने की अपनी फुलफिल कोशिश करूँगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए आपने करना है कि जो न्यू वीडियो मेरी आएगी आपको मिलेगी, आपको हेल्पफुल साबित होगी। जी बेटा, इसके साथ ही अपने जो है सर इजाज़त दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।